हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट 2024 जो है वो आने वाला है जुलाई में, ठीक है? ये संभावित है? डेट आगे पीछे हो सकती है, टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नीट 2024 के लिए हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम ये बताने वाले हैं कि कैसे तैयारी की जाए। ये आपको सेशन एक अलग से मैं लूँगा। बट यहाँ पर मैं नीट 2024 के केमिस्ट्री के सिलेबस को फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसमें 2-3 पार्ट है हमारे पास। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो देखने वाली बात ये है कि इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। दिस इज ऑर्गेनिक, दिस इज इनऑर्गेनिक एंड दिस इज फिजिकल। ठीक है? ये केमिस्ट्री के 4 है ना 3 आपको पढ़ने पड़ेंगे ना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इन सब में हम बारी-बारी से लेने वाले हैं कैसे किस चीज़ को कैसे हम डील करेंगे। आज के लेक्चर में हम बस फॉर्मली स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स अपना पहला, बिना किसी चीज़ों के, सीधा स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल में तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस ही आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो जेईई के एंड नीट के। ऐसा मत सोचना कि नीट के क्वेश्चन करेंगे तो जेईई क्वेश्चन नहीं करेंगे। जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कई बार डेटा चेंज होके आ जाते हैं, तो दोनों क्वेश्चन करने हैं। इनऑर्गेनिक के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी करनी है ना? केवल और केवल एनसीईआरटी करनी है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल वीडियो में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? और ऑर्गेनिक के लिए आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, है ना? और न्यूमेरिकल की इनफ प्रैक्टिस कर लो एमएस चौहान सर की बुक से, है ना? इसकी अलग वीडियो मैं बनाऊँगा कि क्यों, कैसे। ये एमएस चौहान सर की बुक जो है नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज़ मैंने ये ध्यान दिया है कि बच्चों को कई बार रिएक्शंस तो आते हैं, बट उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती जिससे वहाँ भूल जाते हैं वो। तो इनफ प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक-एक चैप्टर के अंदर 400 450 क्वेश्चंस होंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द नीट, है ना? और जो जेईई वाले पढ़ते हैं उनके लिए भी अच्छी बुक होती है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं आज। ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ जनरली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। हम इसी से ऑर्गेनिक का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर लेंगे, फिर हम फिजिकल का लेंगे ना, तो एक-एक करके हम तीनों का एक-एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक में क्या है हमारे पास? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ध्यान से देखना, ध्यान देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है, वो आप क्लास 11th के 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम, है ना? क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं उसमें, और क्लास 12th के चैप्टर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारा आता है। तो 11th में जो है हमारा वो 2 चैप्टर आता है, सम बेसिक प्रिंसिपल वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक, है ना? और जो सेकेंड पार्ट आता है वो हाइड्रोकार्बन है। ये क्लास 11th के पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं क्लास 12th के पार्ट की बात करूँ तो क्लास 12th में जो हमारे ऑर्गेनिक के आते हैं, वो बेसिकली कौन-कौन से पार्ट आते हैं, ध्यान से देखना। क्लास 12th के अंदर, है ना? क्लास 12th के अंदर जो हमें पढ़ना है, वो हमें हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स, पहला। दूसरा, अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर्स। तीसरा, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड लास्ट वन, सॉरी लास्ट वन इसके बाद भी है, बट रिएक्शंस के मामले में यही अमाइंस हो गए, देन बायोमोलिक्यूल्स हो गए, देन पॉलीमर्स हो गए, एंड देन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वो भी है। तो इतने सारे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, ठीक है? केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ एक और बच गया, ठीक है? तो इतने सारे क्लास 12th में पढ़ने पड़ते हैं हमें, और हमें क्लास 11th में बस 2 पार्ट ही पढ़ना है, ठीक है? कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें क्लास 12th में? एक तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा अपना हाइड्रोकार्बन का है, तीसरा है अपना हेलो अल्केन्स, फिर अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर, देन अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइंस,
देन बायोमोलिक्यूल्स एंड देन पॉलीमर्स। ये चीजें हमें पढ़नी है क्लास 11th में एंड क्लास 12th में, हमें इतना चैप्टर्स पढ़ना है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो जो बच्चे 12th में होंगे, यदि वो 12th का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो ऑर्गेनिक तो उनके लिए आ ही गया, बिकॉज 11th में तो 2 ही चैप्टर है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेजरली 12th के सिलेबस से टैली करता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो 12th के बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। चलो, हम स्टार्ट क्लास 11th से तो हमें करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, क्लास 11th में आपको बेसिक्स तो समझ में आना चाहिए, तभी तो आप 12th में रिएक्शन समझ पाओगे ना। चलो, तो क्लास 11th से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बुक 2 में आता है। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। मेरे को इतना तो पता है कि आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आता होगा, इतना तो मैं बिलीव कर सकता हूँ। नीट के बच्चे तो आईपीएससी में दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को आईपीएससी में दिक्कत होती है उनको मैं आईपीएससी का अलग लेक्चर ले लूंगा, बट यहाँ हम आईपीएक नहीं पढ़ेंगे। तो ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ हम सीधा रिएक्शंस मैकेनिज्म से स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज आईपीएक हम क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेरी लेक्चर्स देख लेना, वहां पे मिल जाएगी आपको अपने चैनल पे। ठीक है, तो क्लास 12th का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सॉरी क्लास 11th का, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, जब आप रिएक्शंस लिखोगे ना, तो उसके अंदर एक रिएक्टेंट लिखते हो और फिर प्रोडक्ट लिखते हो, सॉरी क्या कर रहा हूँ, और फिर रिएजेंट लिखते हो, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट लिखते हो, रिएजेंट लिखते हो, और दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान से देखना, रिएक्टेंट, रिएजेंट और दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि जब आपने रिएक्टेंट लिखा है, तो मतलब कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का मतलब है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर हमारा रिएक्टेंट होगा, क्योंकि हम उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। और रिएजेंट का मतलब है जिस चीज से वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि यदि मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा, तो हाइड्रोकार्बन हमारे लिए रिएक्टेंट हो जाएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ऐसे कुछ। यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा, यदि मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाता हूँ, तो हाइड्रोकार्बन हमारे लिए एक रिएक्टेंट हो गया। यदि मैं आपको पढ़ाता हूँ हेलो अल्केन्स, तो वो हमारे लिए एक रिएक्टेंट हो गया। यदि मैं आपको अल्कोहल पढ़ाता हूँ, तो हमारे लिए एक रिएक्टेंट हो गया। यदि मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाता हूँ, तो वो हमारे लिए एक रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अमाइंस भी हमारे लिए एक रिएक्टेंट हो जाएगा। मतलब जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं ना, वो चीज हमारे लिए एक रिएक्टेंट है। ठीक है, जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो चीज हमारे लिए एक रिएक्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमारे लिए एक रिएक्टेंट है। हेलो अल्कीन्स हमारे लिए रिएक्टेंट है, और अल्कोहल्स में अल्कोहल्स रिएक्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिएजेंट की। आपने एक बार रिएक्टेंट पता कर लिया, तो आपका रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट जिससे रिएक्ट करेगा, जो सबसे मिनिमम अमाउंट, सॉरी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या करेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मेरा एक रिएजेंट हो गया। हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, तो वो भी हमारा एक क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कैसे आप रिएक्शंस को प्रोसीड करोगे, मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, कैसे हमारा, है ना, रिएक्टेंट आपका प्रोसीड होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो, आपने एक बार रिएक्टेंट लिख लिया और रिएजेंट लिख लिया, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या करा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, और मेरे पास एक रिएजेंट है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ध्यान से देखना आप,
मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्टेंट को मैंने डब्बे में क्यों लिखा है, बिकॉज रिएक्टेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक वैसा पार्ट जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, रिएक्टेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे पेंसिल से कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिएक्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक वो पार्ट जहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पार्ट जहां पे कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, चलो। तो जिस पार्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पे ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। और जिस पार्ट में कम इलेक्ट्रॉन है उस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और सिमिलरली हम रिएजेंट को भी वही करेंगे ना, रिएजेंट के साथ भी हम वही करने वाले हैं। रिएजेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रीजन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक के पास कम इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये देखो। तो रीजन के पास भी क्या होगा, चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा, चार्ज कौन से होंगे, निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने रिएक्टेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करा, रिएजेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करा। एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, रिएक्टेंट हमारे क्या हो सकते हैं, है ना, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ाई करेंगे वो हमारे लिए रिएक्टेंट हो गया। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया हमारे लिए एक रिएक्टेंट, अल्केन हमारे लिए एक रिएक्टेंट हो गया, हेलो अल्केन्स हमारे लिए एक रिएक्टेंट है, अल्कोहल हमारे लिए एक रिएक्टेंट। चलो एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। सपोज करो, एग्जांपल देते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, मैंने कोई हेलो अल्केन्स का कंपाउंड लिया है, बेसिक सा लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूँ H2O। तो ये क्या बनाएगा, तो जब भी आपको मैंने क्या बोला, जो रिएक्टेंट होगा ना उसमें आप वो पार्ट ढूंढो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो देखो CH3 और Cl में किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो Cl के पास, बिकॉज Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब Cl के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बिकॉज Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव CH3 के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो Cl पे पार्शियली नेगेटिव आ रहा है और CH3 पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो पोलर बॉन्ड है तो आएगा ही। सिमिलरली HOH में H पे पार्शियली पॉजिटिव और OH पे पार्शियली नेगेटिव आएगा, बिकॉज OH बोर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचेगा, है ना। तो मतलब कि मैंने रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पार्ट में कौन से जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जहां पे कम इलेक्ट्रॉन है उनको मैंने क्या करा, ढूंढ लिया। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का वो पार्ट जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, रिएजेंट के उस पार्ट से रिएक्ट करेगा इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, समझा, इस तरीके से। कोई डाउट है, यहां तक प्रॉब्लम है। सिमिलरली रिएक्टेंट का वो पार्ट जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, रिएजेंट के उस पार्ट से रिएक्ट करेगा जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो बताओ मेरे को प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 किससे कर रहा है रिएक्ट, OH से, बिकॉज CH3 के पास कम इलेक्ट्रॉन है, OH के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो CH3OH प्लस HCl, ठीक है। CH3OH प्लस HCl, दिस इज द वे। कोई डाउट है, चलो। यहाँ तक हमने क्लियरली देख लिया कि क्या रिएक्टेंट हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं और कैसे किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे को कोई भी रिएक्शन करने से पहले, दिस इज एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज नथिंग बट रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब ये प्रोसेस दिखा रहा है कि आखिर रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, मतलब हाउ अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हमने एक कहानी सुनी, हमने ये देखा कि भाई रिएक्टेंट हमने लिया और रिएक्टेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन है। रिएजेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा, ज्यादा और कम, और फिर हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मतलब इसके ज्यादा इसके कम वाले से और इसका कम इसके ज्यादा वाले से। वही चीज मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाई है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि
ये आप कैसे पता करोगे सर कि रिएक्टेंट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन और रिएजेंट में कम इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक स्टेटमेंट लिखना है कि वी हैव टू फाइंड दैट पार्ट ऑफ द रिएजेंट we have to find that part of the reagent where electron density is more and less. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड दैट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों में करना है अपने को, ठीक है, रिएजेंट में भी करना है और रिएक्टेंट में भी करना है. We have to find that part of the reagent and reactant जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम है, ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है रिएक्टेंट में और रीजन में जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक इफेक्ट आता है. टू आइडेंटिफाई दिस वी नीड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. टू आइडेंटिफाई दिस टू आइडेंटिफाई दिस वी नीड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. टू आइडेंटिफाई दिस वी नीड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, कौन सा इफेक्ट हमें पता चलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कोई पूछे तो क्या होगा, क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हम जिस इफेक्ट का यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं. तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि हमें रिएक्टेंट दे रखी है, रिएजेंट दे रखा है, प्रोडक्ट बनाना है. रिएक्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक के पास ज्यादा एक के पास कम, एक के पास रिएजेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड करा. ठीक है, कैसे करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये हमने. चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हमने समझ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के थ्रू हम रिएक्टेंट एंड रिएजेंट में डेंसिटीज देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है और कहाँ पे कम. ठीक है, अब देखो, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं. या तो वो परमानेंट इफेक्ट होगा जो परमानेंटली रहता है, या फिर वो टेम्पररी इफेक्ट होगा. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आइदर परमानेंट हो सकते हैं और टेम्पररी हो सकते हैं. आइदर परमानेंट हो सकते हैं और टेम्पररी हो सकते हैं. तो यदि वो इफेक्ट परमानेंट है, यदि वो इफेक्ट परमानेंट है, ध्यान देना, यदि वो इफेक्ट परमानेंट है ना, तो वो इफेक्ट कौन कौन से होंगे, है ना. यदि वो इफेक्ट परमानेंट है तो वो इफेक्ट हो सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, पहला. दूसरा हो सकता है, छोटा करता हूँ थोड़ा इसको, या तो वो इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है. हाँ, ठीक है दोस्तों, या फिर वो हाइपर कंजुगेशन है. पहला इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा हाइपर कंजुगेशन है, तीसरा रेजोनेंस है, एंड द फोर्थ वन इज
मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। इसको मेसोमेरिक भी बोलते हैं और रेजोनेंस भी बोलते हैं। हम्म, ठीक है, ये हमारा हो गया परमानेंट इफेक्ट। जो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्पररी इफेक्ट आर प्रेजेंट्स ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली, केवल रिएक्शन के टाइम पे ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो टेम्पररी इफेक्ट हो सकते हैं आपके इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। Electromeric effect and inductomeric effect are the two temporary effect. First is permanent effect, second one is temporary effect. Permanent effect are inductive effect, hyperconjugation, resonance, mesomeric और resonance effect. मेसोमरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा परमानेंट है और एक हमारा टेम्पररी है। परमानेंट और टेम्पररी समझ में आ गया? कोई डाउट है? डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत आसान लफ्जों में मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने परमानेंट इफेक्ट देखा, हमने टेम्पररी इफेक्ट देखा, और हमने इनके बीच में ये देखा कि भाई परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं और टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं। और हमने ये जो हमारा इफेक्ट है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का पार्ट है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कम है, ताकि हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझ सके। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, एक एक चीज समझाते हुए जाऊंगा, है ना। ठीक है, इतना करने के बाद तो अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है, जो हमें हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लिया, तो ये बताओ कि आपको तो सारे इफेक्ट दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो, रेजोनेंस पढ़ो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ो और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ो। तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे सबको इजी इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इफेक्ट जो है हमारा वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो देखो, जब परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लो कि ये मेरा कार्बन है, ये बनाया मैंने, और इस पे मैंने कोई भी एटम डाला है, मान लो डब्लू का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डब्लू। डब्लू क्या है मेरा? एनी ग्रुप और एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने एटम और ग्रुप डाल दिया। अब देखो, डब्ल्यू यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डब्ल्यू पे कौन सा चार्ज आएगा? डब्ल्यू ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपनी ओर खींच, तो डब्ल्यू पे नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखने वाली बात है कि ये मान लो कि ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है, C4 कार्बन है, C5 कार्बन। मैंने क्या बनाया? C1 C2 C3 C4 एंड C5। अब डब्ल्यू यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डब्ल्यू पे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और डब्ल्यू पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बिकॉज डब्ल्यू बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो डब्ल्यू पे नेगेटिव आएगा। जब डब्ल्यू पे नेगेटिव आएगा, तो C1 जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर दे रहा है, तो C1 पे तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस पर डेल वन पॉजिटिव लिखा। अब C1 किससे खींचेगा? C2 से खींचेगा, तो इस पर डेल टू पॉजिटिव। C2 किससे खींचेगा? C3 से खींचेगा, तो इस पर डेल थ्री पॉजिटिव। C3 किससे खींचेगा? C4 से खींचेगा, तो इस पर डेल फोर पॉजिटिव। और C4 खींचेगा C5 से, तो डेल फाइव पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, वो क्या रहा है कि डेल वन पॉजिटिव प्लस डेल टू पॉजिटिव प्लस डेल थ्री पॉजिटिव प्लस डेल फोर पॉजिटिव प्लस डेल फाइव पॉजिटिव इज इक्वल टू डेल नेगेटिव। बिकॉज चार्ज तो न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं तो करंट लेगा छूने पे, है ना भाई। तो मतलब जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है।
तो मतलब डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डेल 4 प्लस डेल 5 इक्वल डेल नेगेटिव। क्या मैं यह बात यहाँ से निकल के आ रही है? ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आपको नजर आ रही होगी इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मेरे को समझ में आ गया सर। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यदि मैं परमानेंट पोलराइजेशन कर रहा हूँ, तो परमानेंट पोलराइजेशन करते टाइम जो मेरा, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होंगे, और जो चार्ज की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। यानी डेल 1 पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा होगी देन डेल 2 पॉजिटिव की, देन डेल 3 पॉजिटिव की, देन डेल 4 पॉजिटिव की, एंड देन डेल 5 पॉजिटिव की। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ क्या देखा कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो जा रही है, और 5 कार्बन के बाद तो टोटल ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा नोट डाउन करोगे। तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक हो जाएगी, और जितनी निगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव होगी, और सीधे की जितनी भी निगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे के साथ, है ना, ओवरऑल जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि आपसे कोई इंडक्टिव इफेक्ट पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? इट इज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो क्या बोलोगे? परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट पोलराइजेशन of carbon atoms due to the presence of any more electronegative atom or group. Any more electronegative atom or group. समझ में आया? It is a permanent polarization of carbon atoms due to the presence of any more electronegative atom or group. This is called, this is nothing but inductive effect. तो हमने आज के लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट देखा, और हमने आज ये सीखा कि इंडक्टिव इफेक्ट होते क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे आप डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में समझा, है ना। अगले लेक्चर में जब हम मैं आऊंगा तो आपको और इसकी डिटेल्स में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि यार इंडक्टिव इफेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों जब हम मिलेंगे, हम इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन दोनों एक साथ पढ़ने होंगे। ठीक है, और इसको रिवीजन भी आपका अच्छे से कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, जो नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।